नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमुक्त सिंह बालाजी स्टडी अड्डा में आप सभी का स्वागत है। बिहार जीके जीएस के लगातार प्रश्नों की प्रैक्टिस करा रहे हैं बीपीएससी टीआरई 3.0 री एग्जाम और टीआरई 4.0 एग्जाम के लिए भी। तो अभी तक 4 पार्ट देख चुके हैं, 200 प्रश्न। इससे पहले वाला पार्ट नहीं देखा हो, फोर्थ वाला, तो साइड में बटन वीडियो मिल जाएगा और प्लेलिस्ट में इससे पहले के बाकी वीडियोस भी देख सकते हैं। आज के इस वीडियो में पार्ट नंबर 5 देखेंगे। 201 से 250 तक यानी टोटल 50 प्रश्न प्रैक्टिस करेंगे। सभी प्रीवियस ईयर जितने भी आप देख रहे हैं वो भी हम यहाँ पर कवर कर रहे हैं, तो एक साथ प्रैक्टिस और प्रीवियस ईयर दोनों आपके यहाँ पर कवर हो रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं प्रश्न नंबर 201 से। विधि के अनुसार बिहार की 243 विधान सदस्यीय विधानसभा में अधिकतम कितने मंत्रियों की नियुक्ति की जा सकती है? तो टोटल 36 आपका यहाँ पर ऑप्शन सही हो जाएगा। जिसको लेकर के जो संविधान संशोधन है उसकी बात की गई है कि 91वां संविधान संशोधन 2003 के तहत अनुच्छेद 75 और 164 में संशोधन करके मंत्रिपरिषद का आकार नियत कर दिया गया है। केंद्र और राज्य में मंत्रिपरिषद की सदस्य संख्या लोकसभा तथा विधानसभा में 15% से अधिक नहीं होगी और सदन की सदस्य संख्या 40 या उससे कम हो तो वो अधिकतम 12 होगी। और यहाँ पर जो बात की गई थी वो बात की गई थी 243 सदस्यीय विधानसभा में, तो वहां पर अधिकतम 36 मंत्रियों की नियुक्ति की जा सकती है। अगला प्रश्न आपका है कि बिहार के चाणक्य की उपाधि किसने अर्जित की है? बड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है। आंसर की बात करते हैं तो आपका नीतीश कुमार आपके जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं और जेडीयू प्रमुख भी कह सकते हैं। वैसे तो जेडीयू ना, डायरेक्ट आप मुख्यमंत्री याद रखिए। बाकी बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निर्वाचन आयोग द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार हाल ही में बिहार में हुए जो चुनाव थे उसमें कितने वोटरों ने नोटा विकल्प को सिलेक्ट किया था? तो ये आपका पुराना जो इलेक्शन था उसको लेकर के बात की गई है, क्योंकि अब तो गठबंधन वाली सरकार वापस से बन गई। बाकी याद रख सकते हैं नोटा 70, 62, 52 टोटल कैंडिडेट जो है वो थे। बिहार औद्योगिक नीति 2016 के तहत कितने औद्योगिक विकास दर का लक्ष्य निर्धारित किया गया है? तो ये आपका 15% प्रति वर्ष को लेकर के लक्ष्य रखा गया है। बिहार औद्योगिक नीति 2016 का मिशन की अगर बात करें तो मेक इन इंडिया को लेकर के बात की गई है। द्वितीय क्षेत्र के योगदान को 25% अधिक तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है। 5 लाख लोगों को अवसर सृजित किया जाए आर्थिक क्षेत्र में, उसकी बात भी यहाँ पर की गई है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से बिहार के किस औद्योगिक क्षेत्र का देश के कुल औद्योगिक उत्पादन में 14%, सकल घरेलू उत्पाद में 4% और निर्यात आय में 13% का योगदान है? तो कौन सा वो उद्योग है? आंसर आपका यहाँ पर वस्त्र उद्योग सही हो जाएगा। बिहार के वस्त्र उद्योग का देश के औद्योगिक क्षेत्र में कुल अगर उत्पादन के दृष्टि से देखें तो औद्योगिक उत्पादन में 14%, सकल घरेलू उत्पाद में 4% और निर्यात आयात में 13% का योगदान है। प्रधानमंत्री सौभाग्य सहज बिजली हर घर योजना, इसकी शुरुआत की गई थी कब? तो इसकी शुरुआत की गई थी 2017 में। लक्ष्य इसका यही था 4 करोड़ गरीब परिवारों तक बिजली पहुंचाना। अगला क्वेश्चन आपका है कि भारत माता आर्थिक गलियारा परियोजना, इसकी लक्षित लंबाई जो है वो कितनी है? आंसर की बात करते हैं तो 25,000 किलोमीटर आपका यहाँ पर सही होगा। भारतमाला कार्यक्रम का उद्देश्य था आर्थिक कॉरिडोर, इंटर कॉरिडोर और फीडर रूट के विकास, कॉरिडोर, इंटर कॉरिडोर, फीडर रूट के विकास के साथ साथ राष्ट्रीय कॉरिडोर की क्षमता में सुधार करना। बाकी सीमा और अंतर्राष्ट्रीय संपर्क, सड़क, तटीय और बंदरगाह संपर्क, ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस, मेन सारी चीजें जो है उसके विकास को लेकर के ही एक शॉर्ट में अगर बात करें तो बात की जा रही। तो बस इतना ध्यान रखिएगा, भारत माता आर्थिक गलियारा परियोजना 25,000 किलोमीटर यहाँ पर लक्षित लंबाई है इस परियोजना की। बजट 2021 में वित्तीय वर्ष 2023 के लिए जीडीपी विकास दर का अनुमान कितना लगाया गया था? तो यहाँ पर आपका 11.1% अनुमानित है। वैसे 2023 का है तो पुराना नहीं है। केंद्रीय बजट में वर्ष 2020-21, क्योंकि अनुमानता वाला तो पूछ लिया था। केंद्रीय बजट में वर्ष 2020-21 हेतु कुल विनिवेश का लक्ष्य कितना है? तो नया वाला बजट पढ़िएगा। बाकी यहाँ पर आंसर 2.110 लाख करोड़ आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। वैश्विक स्तर पर वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद का वार्षिक प्रतिशत बढ़ोतरी में 2020 में 33% की गिरावट दर्ज की गई थी। इसकी वार्षिक गिरावट कितने परसेंट रही थी? इसकी वार्षिक गिरावट में 23% की गिरावट दर्ज की गई थी। क्वेश्चन हम आपको कुछ पुराने भी होने के बावजूद इसलिए दिखा रहे हैं ताकि जब आप बजट पढ़ें तो ध्यान दीजिएगा कि बीपीएससी कैसे कैसे क्वेश्चन पूछ चुका है। तो यहाँ पर जैसे गिरावट कितनी दर्ज की गई उस पर बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया। ऊपर अगर आप देखेंगे तो कितना टोटल लक्ष्य रखा गया था विनिवेश को लेकर के, वो पूछा गया था। इसलिए इस टाइप के प्रश्न जब आप नया बजट पढ़ेंगे ना तो वहां से आप पढ़ लीजिएगा। बाकी कोई भी चीज पुरानी याद करने का कोई मतलब नहीं, पुरानी नहीं पूछी जाएगी। हम पहले भी बता चुके हैं कि हम आपको प्रीवियस ईयर कवर करा रहे हैं, इसलिए आपको कुछ क्वेश्चन ऐसे देखने को मिलेंगे जो जीके जीएस बन जाती है तो वो तो रटेंगे ही, पर जो करंट अफेयर हैं और यहाँ दिए गए उनको नहीं याद करना है आपको।
प्रधानमंत्री ने नीति आयोग में पदेन और विशेष तौर पर आमंत्रित जो सदस्य हैं उनको शामिल करने संबंधी कैबिनेट प्रस्ताव को अपनी मंजूरी कब दी थी? तो ये 7 जून 2018 को दी थी। जैसे ये क्वेश्चन है ना, ये करंट अफेयर नहीं है, ये जीके जीएस बन जाता है, तो इस तरीके के क्वेश्चन दोबारा भी पूछे जा सकते हैं। 102 लाख करोड़ रुपए के प्रावधान से राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन की शुरुआत कब की गई थी? तो 2019 में इसकी शुरुआत जो है वो की गई थी। केवल सन याद रखिए, काफी होगा। जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में लिंग अनुपात कितना है? आंसर की बात करते हैं तो आंसर यहाँ पर आपका 918 है, और यहाँ पर ऑप्शन में नहीं कोई दे रखा है, तो इनमें से कोई नहीं आपका सही होगा। 1000 पुरुषों पर 918। राष्ट्रीय औसत कितना है यानी भारत का? तो 943 से 25 कम है। ये जो 25 कम लिखा है ना, ये 918 को लेकर लिखा है। राष्ट्रीय औसत मतलब भारतीय दृष्टि से देखेंगे तो 943 ही है आपका लिंगानुपात। अगर भारत का लिंगानुपात कहा जाए तो 943, और बिहार में अगर बात करेंगे तो 918। बिहार में सर्वाधिक लिंगानुपात वाले जो जिले हैं उसमें गोपालगंज पहले नंबर पे आता है 1021, सीवान दूसरे नंबर पे आता है, और सारण तीसरे नंबर पे आता है। अगला क्वेश्चन, नीचे एक बात और लिखी गई है कि बीपीएससी ने इसका आंसर डी को माना था, जो कि आपका गलत है। 916 तो है नहीं बिल्कुल। निम्नलिखित नदियों में से किस एक नदी का प्राचीन नाम निरंजना था? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। तो कर्मनासा, सोन, पुनपुन या फाल्गु नदी? आंसर की बात करते हैं तो आपका फाल्गु नदी आपके यहाँ पर सही होगा। फाल्गु नदी जो है ये छोटा नागपुर के पठार से निकलती है। नदियां कहाँ से उद्गम होता है उससे रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं। इसकी मुख्य धारा निरंजना कहलाती है, जो बोध गया के समीप मोहना नामक सहायक नदी से निकल करके विशाल रूप धारण कर लेती है, और इस नदी के किनारे भगवान बुद्ध जी को ज्ञान प्राप्त भी हुआ था। निरंजना नदी, आंसर क्या हो जाएगा? फाल्गु नदी। अगला क्वेश्चन देखने से पहले बाकी नदियों की भी बात कर लेते हैं। जैसे कि कर्मनासा नदी, ये नदी विंध्याचल की पहाड़ियों से निकल करके चौसा के पास गंगा नदी में आकर के मिलती है। सोन नदी दक्षिण बिहार की एक प्रधान नदी है। इसका उद्गम स्रोत मध्य प्रदेश में अमरकंटक के निकट आपको देखने को मिलता है। पटना से कुछ पश्चिम में यह गंगा में आकर के मिलती है। पुनपुन नदी दक्षिण बिहार की दूसरी प्रधान नदी है, जो कि पलामू जिला के से निकल करके फतुहा के निकट आकर के गंगा में मिलती है। तो कई बार ऐसा भी क्वेश्चन बन जाता है, जैसे पुनपुन नदी ना गंगा नदी में मिलती किस स्थान पर है, तो उसको लेकर के भी पढ़ सकते हैं। ये वाला क्वेश्चन हमने पिछले वाले वीडियो में पूछा था। जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित जिलों में से कौन सा एक अधिकतम साक्षरता दर जो है वो रखता है? तो इसका आंसर कमेंट में मुझे देखने को नहीं मिला था। तो आंसर की बात करते हैं तो आंसर यहाँ पर रोहतास यहाँ पर जो है वो सही हो जाएगा। अधिकतम साक्षरता जो दर है वो आपकी रोहतास जिला है, और बिहार के सर्वाधिक साक्षरता वाले 5 जिलों में रोहतास देखेंगे तो सबसे ज्यादा परसेंटेज है 73.37। पटना आपका इसके बाद आता है। इस क्वेश्चन को पूछने का मेन मकसद ही यही था कि जब साक्षरता दर की बात आती है ना तो लगता है कि पटना राजधानी होगी, वहीं पर साक्षरता दर सबसे ज्यादा होगी, जबकि ऐसा नहीं है। सबसे ज्यादा साक्षरता दर कहाँ है? आप कहेंगे रोहतास में, और फिर पटना, फिर भोजपुर का नंबर आता है, फिर मुंगेर, फिर औरंगाबाद। 2011 की अंतिम जनगणना के अनुसार बिहार राज्य की कुल साक्षरता 61.8 है, पुरुष 71.2 है, और महिला 51.5 है। 51, 61, 71। अगला क्वेश्चन है, बिहार में 2017-18 में निम्नलिखित में से किसका उत्पादन सर्वाधिक हुआ था? गेहूं, मोटे अनाज, दलहन, तिलहन? आंसर की बात करते हैं तो गेहूं आपका यहाँ पर जो है सही होगा। प्रश्नानुसार अगर देखेंगे तो बिहार में 2017-18 के दौरान सबसे अधिक उत्पादन गेहूं का हुआ था, जबकि 2017-18 के दौरान कुल खाद्यान्न फसलों में सबसे अधिक उत्पादन चावल का हुआ था। तो यहाँ पर जो अंतर की बात की गई है वो सबसे अधिक उत्पादन और सबसे अधिक, या दूसरे वाले जो पॉइंट है यहाँ पर कुल खाद्यान्न फसलों में अगर बात की जाए तो ये दोनों अंतर लिखे हुए हैं। बिहार में गेहूं के 3 अग्रणी उत्पादक में रोहतास, मुजफ्फरपुर और सीतामढ़ी आपका आता है। और आपको याद होगा तो अभी जो पेपर रद्द हुआ था टीआरई 3.0 वाला, यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए थे, कौन चावल में कौन गेहूं में, वो तो आपने पेपर दिया होगा तो देखा होगा, तो इसको अच्छे से आपको याद करना पड़ेगा। अगला है आपका प्रश्न तीसरा, खेलो इंडिया यूथ गेम्स, ये पुराना हो चुका है, तो ये आपका गुवाहाटी में हुआ था, पर अब उसके बाद हो चुके हैं, तो इसको मत याद करिएगा। अगला क्वेश्चन, विश्व स्वास्थ्य संगठन की थीम पूछी गई 2020 की। बेकार है क्वेश्चन क्योंकि पुरानी थीम है। ये चीज याद रख सकते हैं, फ्लोरेंस नाइटिंगेल की जन्म की 200वीं
वर्षगांठ के सम्मान में इनका जन्म 12 मई 1820 को फ्लोरेंस इटली से हुआ था। इन्हें फ्लोरेंस नाइटिंगेल और लेडी ऑफ द लैम्प के नाम से भी जाना जाता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के विषय में कुछ बातें लिखी हैं, जैसे कि इसकी स्थापना अगर देखेंगे तो 1948 में हुई थी। मुख्यालय इसका देखेंगे, मुख्यालय इसका जेनेवा स्विट्जरलैंड में है और प्रत्येक 7 अप्रैल को मनाया जाता है आपका विश्व स्वास्थ्य दिवस। तो ये बातें याद रखने वाली हैं। और ये जो इसके प्रमुख हैं वो वर्तमान में यही है, टेड्रोस अधानोम घेब्रेयेसस करके जो लिखा हुआ है। अगला क्वेश्चन है, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड 2020 को कितने खिलाड़ियों ने प्राप्त किया था? तो ये भी करंट अफेयर है, इसको मत याद रखिए। यहाँ पर पुरस्कारों के नाम दिए गए हैं 2020 के, तो मतलब नहीं है। आपको जो याद रखना है वो करंट का याद रखना है। दो नाम मुख्य तौर पर जो खेल रत्न पुरस्कार दिया गया है, एक तो चिराग शेट्टी को मिला है और दूसरा जो मिला है वो सात्विक साईराज को मिला है। तो दोनों एसएस करके हैं, सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी, इनको मिला है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। और बैडमिंटन जोड़ी है, इस बात को ध्यान रखिएगा, बाकी ये मत याद रखिए, पुराना हो गया। और यहाँ पर जो राजीव गांधी खेल रत्न है उसी की बात की गई। अगला क्वेश्चन देखते हैं, स्वतंत्रता पश्चात बिहार का पहला राज्यपाल इनमें से कौन था? आंसर की बात करते हैं तो आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा सी वाला, जयराम दास दौलत राम। सी वाला आपका ऑप्शन जो है सही होगा। बिहार के पहले राज्यपाल थे और दौलत राम भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के विख्यात राजनीतिज्ञ थे। 15 अगस्त 1947 को पद ग्रहण किया था इन्होंने और 11 जनवरी 1948 तक ये इस पद पर बने रहे थे। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली डॉल्फिन वेधशाला कहाँ बनाई जा रही है? दिल्ली, मुंबई, बिहार, उड़ीसा। आंसर की बात करते हैं, बिहार आपका यहाँ पर ऑप्शन सही होगा। भारत की पहली डॉल्फिन वेधशाला बिहार राज्य में बनाई जा रही है। बिहार का जो भागलपुर जिला है इसमें विक्रमशिला गैंगेटिक डॉल्फिन अभयारण्य आपका स्थित है और ये देश का एकमात्र डॉल्फिन अभयारण्य है और गंगा नदी में 50 किलोमीटर में ये फैला हुआ है। बिहार का पहला रामसर क्षेत्र इनमें से कहाँ स्थित है? बेगूसराय, ढाका, भागलपुर, भोजपुर, कौन सा सही होगा? आंसर आपका बेगूसराय जो है ये सही हो जाएगा। बिहार का पहला रामसर साइट बेगूसराय में है। कांवर झील अंतर्राष्ट्रीय महत्व का वेटलैंड बन गया है, प्रवासी पक्षी, जैव विविधता, इन सभी के लिए फेमस है। कहाँ पर है? तो बेगूसराय में। बिहार अर्थव्यवस्था की विकास दर 2018-19 में स्थिर कीमतों पर क्या थी? यहाँ पर आप देखेंगे तो 2021 की रिपोर्ट दी गई है, इसको याद रखिए। आर्थिक विकास दर 10.5% और वर्तमान मूल्य पर 15.4% आपका है। बिहार राज्य के सकल मूल्य वर्धित में कृषि और समृद्ध जो क्षेत्र है उनका योगदान वित्तीय वर्ष 17-18 में कितना था? यहाँ पर भी आपका 18-19 का दिया गया, 17-18 तो पुराना ही है। तो इसका योगदान था 20.3% और वर्तमान मूल्य है 23.1%। बाकी क्वेश्चन ऊपर देखने की आवश्यकता नहीं है। 2019 में बिहार राज्य में बिजली क्षमता की उपलब्धता क्या थी? तो कितनी थी? ऑप्शन के अकॉर्डिंग 4767 मेगावाट और 22-23 का याद रखिए, जिसमें 4516 मेगावाट की अतिरिक्त क्षमता चरणबद्ध ढंग से बढ़ाने को लेकर के योजना जो है वो है। 2011 में बिहार के कितने जिलों में 10 लाख से कम जनसंख्या थी? 2011 की जनगणना के अनुसार है, मतलब ये क्वेश्चन अब आपका याद रखना है आपको। टोटल 3 जिले हैं जिनमें 10 लाख से कम जनसंख्या थी, जिसमें कौन कौन से हैं? शेखपुरा, शिवहर और अरवल। ये 3 ऐसे जिले हैं जहां पर 2011 की जनगणना के अनुसार 10 लाख से कम जनसंख्या थी। अगला है, बिहार में निम्नलिखित में से किस अनाज का प्रति हेक्टेयर उत्पादन सबसे अधिक है? चावल, गेहूं, मक्का, जौ। आंसर आपका यहाँ पर मक्का जो है वो सही हो जाएगा। अनाज उत्पादन में रिकॉर्ड बनाया, राज्य में कृषि रोड मैप की शुरुआत भी हुई है। मक्का उत्पादन बढ़ाने का मुख्य कारण है राज्य सरकार ने नए क्षेत्रों में इसका उत्पादन जो है वो शुरू किया है। बिहार में मछली उत्पादन करने वाले अग्रणी जिलों में आपका इनमें से कौन है? आंसर की बात करते हैं तो मधुबनी आपका है और ऑप्शन दरभंगा भी दे रखा है, तो यही आपका ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। बिहार का मधुबनी और दरभंगा सर्वाधिक मछली उत्पादन करने वाले जिले हैं। ये सारे क्वेश्चन आपको याद रखने हैं, इसमें कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चन अभी अनाज के तौर पर पूछे गए थे, तो अब हो सकता हो मछली पूछ लिया जाए या कुछ और। उत्पादन क्षेत्र की दृष्टि से बिहार में शीर्ष श्रेणी रैंकिंग की दालें कौन सी हैं?
कौन सी है? आंसर आपका मूंग और मसूर की दाल है, आपका सही होगा। मसूर 148,000 टन, मूंग 118,000 टन। अगला क्वेश्चन है आपका, बिहार में गन्ना उत्पादन में अग्रणी जिला। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यही टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिले थे, किसी ने कमेंट भी पिछले वाले वीडियो में किया था, उसको लेकर के हम अलग से एक वीडियो लेकर के आएंगे। इसके अलावा चैनल पर जो भी नए हो सब्सक्राइब करने के साथ नोटिफिकेशन बेल अवश्य ऑन कर लीजिएगा, और वीडियो लाइक सभी लोग अवश्य करते रहिएगा, और शेयर कर सकते हो शेयर भी करते रहिएगा। तो ये जो उत्पादन को लेकर के ना, ये अलग से हम आपको करा देंगे कि कौन सा जो फसल है उसमें कौन सा जिले में अग्रणी है, उसको लेकर के। तो बताइए, बिहार में गन्ना उत्पादन में अग्रणी जिला कौन सा है? आंसर आपका हो जाएगा पश्चिमी चंपारण। और ये क्वेश्चन देखेंगे तो बीपीएससी प्री में ही पूछा गया, यही चीज मैंने बार बार बोली भी है आपको कि क्वेश्चन नए कहीं से नहीं आ जाते, आते वही सब घूम फिर के ही हैं। तो गन्ना उत्पादन में अग्रणी जिला पश्चिमी चंपारण है, और 18-19 की रिपोर्ट दी गई है। कृषि अनुसंधान केंद्र में कई शोध वगैरह भी किए गए हैं, तो ऐसा कुछ खास नहीं है, बस यही ध्यान रखिएगा, पश्चिमी चंपारण। अगला क्वेश्चन है, बिहार के कौन से जिले में सबसे अधिक नहर सिंचित क्षेत्र है? पश्चिमी चंपारण, औरंगाबाद, रोहतास, भोजपुर, कौन सा हो जाएगा? आंसर आपका रोहतास जो है वो सही होगा। बिहार का सबसे अधिक नहर सिंचित वाला जिला भोजपुर है, और ये भी लिखा है कि नीचे आयोग ने इसका आंसर जो है वो सी दिया माना है। और अगर आप सर्च भी करेंगे ना इसको, तो हर जगह रोहतास ही आपको देखने को मिलता है, क्योंकि बीपीएससी जो आंसर देता है वही हर जगह आपको वेबसाइट पर देखने को मिलता है। बाकी सबसे अधिक नहर सिंचित जिला भोजपुर है। अगला है, बिहार के वे जिले कौन से हैं जिनमें 2001 और 2011 में क्रमशः सबसे कम ग्रामीण महिला साक्षरता दर जो है वो थी? किशनगंज और मधेपुरा, सुपौल और सहरसा, सुपौल, औरम, मधेपुरा, किशनगंज और सहरसा। तो आंसर की बात करते हैं इन चारों ऑप्शन में से, आंसर आपका हो जाएगा डी वाला, यानी किशनगंज और सहरसा। ये सबसे कम ग्रामीण महिला साक्षरता दर थी, वे जिले जो पर 2001 और 11 दोनों को लेकर के यहाँ पर बात की गई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका, उससे पहले इसके बारे में भी देख लीजिए। तो ग्रामीण क्षेत्रों में महिला साक्षरता दर 44.30% थी, और शहरी क्षेत्रों में महिला साक्षरता दर बिहार राज्य में 61.95% थी। बिहार में सबसे कम महिला साक्षरता वाला जो जिला है वो किशनगंज और सहरसा है। बिहार का कौन सा शहर है जो कि 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ है? गया, पटना, भागलपुर, बोध गया, कौन सा सही होगा? आंसर की बात करते हैं तो आपका इनमें से कोई नहीं है, इनमें से एक से अधिक वाला हो जाएगा। बिहार राज्य के नालंदा जिले में राजगीर शहर है, और ये कभी मगध साम्राज्य की राजधानी भी हुआ करता था, जिसे बाद में मौर्य साम्राज्य का उदय हुआ। राजगीर का ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व है। राजगीर 5 चट्टानी पहाड़ियों से घिरा हुआ है। इसका जिक्र महाभारत और रामायण में भी देखने को मिलता है। राजगीर की पहाड़ियां विश्व में प्रसिद्ध हैं, और राजगीर की 5 पहाड़ियों के नाम विपुलगिरी, रत्नागिरी, उदयगिरी, स्वर्णगिरी और वैभारगिरी है। वही पूछा गया था कि कहाँ पर आपका है, तो बिहार का कौन सा है 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ है? तो आप कहेंगे आंसर ऑप्शन के अकॉर्डिंग ई वाला हो जाएगा, और वैसे आपका नालंदा जिले में राजगीर शहर है। भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कौन से राज्य से थे? बिहार, हरियाणा, दिल्ली या उत्तर प्रदेश? तो आपका बिहार राज्य के जो है वो रहने वाले थे। भारतीय स्वतंत्र स्वाधीनता आंदोलन में इन्होंने भाग लिया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में भी रहे थे। भारतीय संविधान के निर्माण में भी रोल था इनका। बिहारी छात्र सम्मेलन का 16वां अधिवेशन, बिहारी छात्र सम्मेलन का 16वां अधिवेशन कहाँ पर हुआ था? कहाँ हुआ था? हजारीबाग में ये हुआ था। बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन 1921 को हजारीबाग में हुआ था। इस अधिवेशन की अध्यक्षता श्रीमती सरला देवी ने की थी। 1928 ईस्वी में मोतिहारी में बिहारी छात्र सम्मेलन का आयोजन बिहार युवक संघ के प्रोफेसर ज्ञान सहाय के नेतृत्व में हुआ था। तो अलग अलग अधिवेशन है ना, तो ये 16वां अधिवेशन 1921, उसके बाद फिर 1928 में भी हुआ। तो प्रश्न में जो पूछा गया था वो ये पूछा गया था कि 16वां अधिवेशन का हुआ था, तो हजारीबाग में हुआ था। बिहार के चिरान नामक पुरास्थल की प्राचीनतम संस्कृति इनमें से कौन सी है? पुरा पाषाणिक, मध्य, नव, ताम्र? आंसर आपका हो जाएगा नव पाषाणिक संस्कृति। छपरा से 11 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में स्थित है आपका चिरान। सारण जिला का सबसे महत्वपूर्ण पुरातत्व स्थल है। घाघरा नदी के किनारे बना स्तूप नुमा भराव को हिंदू, बौद्ध और मुस्लिम प्रभाव के उतार चढ़ाव से जोड़कर देखा जाता है। भारत में नवपाषाण
काल का पहला ज्ञात स्थल है। चिरान के नव पाषाण काल की प्रमुख विशेषता यहाँ से हड्डियों के औजार का पाया जाना है। तो ये याद रख सकते हैं कि नवपाषाण काल है, दूसरा सारण जिले में, तीसरा यहाँ की विशेषता। बिहार में प्रवाहित होने वाली निम्न नदियों में से उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली कौन सी नदी है? बढ़िया क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो बागमती, कमला, कोसी, गंडक, आंसर की बात करते हैं तो आपका इनमें से कोई नहीं होगा या इनमें से एक से अधिक होगा, तो आप कहेंगे ई वाला ऑप्शन। बिहार राज्य में दक्षिण से उत्तर की ओर बहने वाली एकमात्र नदी है, वो आपकी है सोन नदी, जो कि किसी भी ऑप्शन में नहीं है। उत्तर की ओर पूछा गया था ना, वही लिखा है, दक्षिण से उत्तर की ओर बहने वाली एकमात्र नदी कौन सी है? सोन नदी। कहाँ से निकलती है? मध्य प्रदेश के अमरकंटक से निकल करके उत्तर की ओर बहती हुई गंगा में पटना के पास जाकर के मिल जाती है। इस बात को अवश्य याद रखिएगा कि कहाँ से निकलती है और कहाँ मिलती है। बिहार में निम्न जिलों में से किस जिले में ही पींड स्वैम्प मिट्टी पाई जाती है? मधुबनी, भागलपुर, पश्चिमी चंपारण, सीतामढ़ी। आंसर आपका यहाँ पर पश्चिमी चंपारण जो है वो सही होगा। बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले में पीड स्वैम्प मिट्टी जो है आपकी पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है आपका, बिहार के निम्न प्रशासनिक जो विभागीय जोड़े हैं उनमें से किस जोड़े से गंगा नदी नहीं बहती है? आपसे पूछा गया है। दरभंगा मुंगेर, पूर्णिया भागलपुर, तिरहुत सारण, कोसी मगध। आंसर आपका यहाँ पर कोसी मगध जो है वो सही होगा। गंगा नदी हिमालय के गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है, जो कि उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल में प्रवाहित होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरती है। गंगा नदी बिहार के कोसी मगध प्रशासनिक विभागीय संभाग को छोड़ करके बाकी जो प्रशासनिक संभाग हैं उनमें प्रवाहित होती है। इसीलिए कोसी मगध हो जाएगा। बाकी यही पूछा गया था कि कौन से प्रशासनिक विभाग से नहीं बहती। दरभंगा मुंगेर से बहती है, पूर्णिया भागलपुर, तिरहुत सारण भी। जनजाति और जिले के निम्न जोड़ों में से कौन सा जोड़ा यहाँ पर सही नहीं है? तो कौन सा गलत है? आंसर आपका यहाँ पर बी वाला गलत है। मुंडा लिखा है जनजाति जमुई में। जमुई किसके लिए फेमस है? सोने के लिए, गोल्ड। तो संथाल जनजाति बांका जिले में है, ऑप्शन जो पहला है वो। उराव जनजाति सुपौल जिले में है। खरवार जनजाति भागलपुर जिले में पाई जाती है। तो ये तीनों याद रखिएगा। इसके बाद बात करते हैं जो गलत थी, तो मुंडा जनजाति बिहार के बक्सर और रोहतास जिले में आपकी निवास करती है। अच्छा क्वेश्चन है ये, बीपीएससी प्री को लेकर के। और जनजातियों को लेकर के जनगणना भी हुई थी, उसका जो डाटा है वो भी आपको याद होना चाहिए। बिहार राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र की तुलना में समस्त वन क्षेत्र का परसेंटेज कितना है? तो ये आपका कितना है? तो आप कहेंगे ये 7.90% है। वृक्षावरण और वन आवरण मिला करके कुल भौगोलिक क्षेत्र की अगर बात करते हैं तो ये परसेंटेज आपका 10.33% है। आंसर इसीलिए इनमें से कोई नहीं वाला हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका, इनमें से किस जिले में बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है आपका। नालंदा, भागलपुर, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान आपका पूछा गया है। आंसर की बात करते हैं तो आंसर यहाँ पर पश्चिमी चंपारण आपका सही हो जाएगा। बिहार राज्य का एकमात्र उद्यान है आपका, राष्ट्रीय उद्यान है वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान, जो कहाँ पड़ता है? पश्चिमी चंपारण जिले में। भारत में वर्तमान में कुल कितने राष्ट्रीय उद्यान है? 105। 567 अभ्यारण्य है, 53 बाघ रिजर्व है, और अब 53 नहीं रह गए, 54 हो गए, बता चुके हम पहले भी प्रतियोगिता दर्पण वाली करंट अफेयर में। क्योंकि जो 54वां टाइगर रिजर्व था वो आपका रानीपुर वाला जो था वो जुड़ गया। रानीपुर वीर रानीपुर नहीं कहिए, वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व ये जुड़ गया। बाघों की संख्या को लेकर के बात करते हैं तो 2018 में 2967 थी, जिससे बढ़ करके अब जो हो गई है वो हो गई 3682। आपको याद होगा, तो ये बीपीएससी टीआरई 2 वाले में जो है वो पूछा जा चुका है क्वेश्चन, बीआरटी में पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन है आपका, बिहार के राजनीतिक स्वर्गीय रघुवंश प्रसाद सिंह पहली बार किस लोकसभा के लिए निर्वाचित हुए थे? 10वीं, 11वीं, 12वीं, 13वीं। आंसर आपका यहाँ पर 11वीं लोकसभा जो है वो सही, 1996 के लिए। बस इतना ही काफी है। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। बिहार के पहले मुख्यमंत्री इनमें से जो है वो कौन थे? श्री कृष्ण सिंह, सत्यपाल मलिक, नीतीश कुमार, राबड़ी देवी। आंसर आपका श्री कृष्ण सिंह आपका सही हो जाएगा। बाकी तो सब अभी रिसेंट के हैं। वर्तमान में आपके नीतीश कुमार है। बिहार की स्थापना कब की गई थी? यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा चुका है आपसे। 1911, 1912, 1913 या 1914? कौन सा सही होगा? आंसर आपका 1912 सही हो जाएगा।
बिहार नाम का प्रादुर्भाव बौद्ध सन्यासियों के ठहरने के स्थान के कारण बिहार शब्द से जो है वो हुआ है, और बिहार के स्थान पर इसके अपभ्रंश रूप बिहार से संबोधित किया जाता है। बिहार की स्थापना 1912 में हुई। बिहार सरकार ने अगस्त 2018 में एक नई योजना सतत जीविकोपार्जन योजना शुरू की थी। इस योजना का उद्देश्य क्या था? तो इस योजना का उद्देश्य एक से अधिक वाला ही आपका ऑप्शन हो जाएगा, जिसमें 5 अगस्त 2018 को बिहार के मुख्यमंत्री ने इसका आंसर ये वाला है, सतत जीविकोपार्जन योजना स्टार्ट की थी। योजना थी देसी गरी शराब और ताड़ी के उत्पादन और बिक्री में पारस्परिक रूप से जुड़े परिवार जिनकी राज्य में शराबबंदी के बाद आर्थिक स्थिति कमजोर हो गई है, ऐसे निर्धन परिवारों के साथ अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य समुदायों को लक्षित अत्यंत निर्धन परिवारों के लिए शुरू की गई थी, और साथ ही साथ सतत आजीविका, क्षमता निर्माण के लिए वित्तीय सहायता, ये सब बातें भी इसमें की गई थी। अगला है, बिहार सरकार के 7 निश्चय में से निम्न में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो आपका आंसर बाल कल्याण जो है यहाँ पर सही होगा। बिहार सरकार के जो 7 निश्चय थे उसमें महिला रोजगार, साफ पीने का पानी, सभी परिवारों को बिजली, बिजली की आपूर्ति, शौचालय का निर्माण, अवसर बढ़े आगे बढ़े, ये सारी चीजें थी। बाल कल्याण इसमें नहीं था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बिहार में कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ रखा गया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पटना, गया, मुजफ्फरपुर, दरभंगा। आंसर आपका यहाँ पर पटना जो है वो सही होगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का बिहार में पहला जो अधिवेशन था 1912 में पटना बांकीपुर में जो है आपका हुआ था। ये कांग्रेस का 27वां अधिवेशन जो है वो था। अध्यक्षता इसकी रघुनाथ नरसिंह मुधोलकर के द्वारा की गई थी। आगे चल करके बिहार के गया में आपका हुआ था 1922 में सी आर दास की अध्यक्षता में कांग्रेस का अधिवेशन। इस अधिवेशन के बाद सी आर दास और मोतीलाल नेहरू ने बाद में स्वराज दल का गठन किया था 1923 में, ये आपको पता है। आंसर आपका पहला वाला हो जाएगा। सेकंड लास्ट क्वेश्चन है आपका, माननीय न्यायाधीश श्री राकेश कुमार ने पटना उच्च न्यायालय में स्थायी न्यायाधिकरण के रूप में किस वर्ष में दायित्व संभाला था? 2011 आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। और वर्तमान में पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश श्री के विनोद चंद्रन। शपथ किसने दिलाई थी? तो राज्यपाल जो राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर थे, उनके द्वारा इनको शपथ दिलवाई गई। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसके बाद एक क्वेश्चन हम आपसे भी पूछेंगे। बिहार से केंद्रीय गृह राज्य मंत्री का नाम? तो इन चारों ऑप्शन में से आपका आंसर नित्यानंद रॉय जो है वो सही हो जाएगा। बस इतना नाम याद रखिएगा। अब एक क्वेश्चन आपसे भी, जैसे कि सभी वीडियो में हम आपसे एक ना एक प्रश्न पूछते हैं। इसके अलावा जो भी चैनल पर नए हो, वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब सभी लोग अवश्य करते रहिएगा। कोई प्रश्न हो तो कमेंट में पूछ लीजिएगा, कोई सुझाव हो तो कमेंट में पूछ लीजिएगा। ये प्रश्न 254 वाला आपसे है कि बिहार में जो बरौनी रिफाइनरी है वो किसके सहयोग से बनाया गया था? जर्मनी, दक्षिण कोरिया, सोवियत रूस, फ्रांस। इनमें से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। इसके साथ साथ बिहार में कहाँ पर आपका पड़ता है बरौनी रिफाइनरी, ये भी अगर आपको पता है तो कमेंट में आप अवश्य बताइएगा। बाकी अगले वाले वीडियो में जब आगे के प्रश्न कराएंगे तो वहां पर हम इसका आंसर आपको बताएंगे। तो अभी के वीडियो में इतना ही रखते हैं। फिर वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी को नमस्कार, जय हिंद।